हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी रिट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की टेस्ट सीरीज चल रही है साइकोलॉजी की, जिसमें अपन ने 5 टेस्ट कर लिए हैं। ये आपका 6वें नंबर का टेस्ट है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। चलिए चलते हैं दोस्तों। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अधिगम एवं मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको इधर सही उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको चुनना है इनमें से। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है आपके, अधिगम का मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति, यहाँ पर मध्य कर लेना, शिक्षा प्राप्ति के मध्य किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके, मूल्यांकन बालकों में होने वाले व्यवहार एवं उसके आचरण में होने वाले परिवर्तन की जांच करता है। तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है आपकी, रचनात्मक मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। तो बताइए दोस्तों इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के संदर्भ में एक तो व्यवहार एवं उसके आचरण में होने वाले परिवर्तन की जांच करता है। कौन? मूल्यांकन बालक के। तो ये तो आपके सही है। इधर रचनात्मक मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया भी होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये भी आपके सही है। लेकिन इसमें अधिगम का मूल्यांकन जो होता है शिक्षा प्राप्ति के मध्य नहीं किया जाता, ये सत्र के अंत में किया जाता है। सत्र के अंत में किया जाता है, यानी कि आपका ये वाला ए ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। तो आपके सही होंगे कौन से? बी और सी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 आपके सही हो जाएगा, बी और सी वाला। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है जिससे बालकों का बौद्धिक विकास होता है? बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा ऑप्शन इसमें। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार सीखने का अर्थ क्या है? ज्ञान का निर्माण करना है। दोस्तों जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है आपके, व्यक्तिक भिन्नता जो होती है, व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर कथन दिए गए और यहाँ पर आपको इनमें से चुनना है। चलिए दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत क्या होता है? देखो, यह शिक्षकों को बालकों के शारीरिक दोषों को समझने में सहायता करता है। यह आपके बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं विकास में भी इसकी प्रमुख भूमिका होती है। किसकी? व्यक्तिक विभिन्नता। दोस्तों क्या होता है, बालक में सभी बालक जो होते हैं अपने आप में भिन्न होते हैं, यानी कि सभी में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये भी आपके सही है। और इसके द्वारा शिक्षक यह समझ पाते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाए, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नता होती है बालकों में, अलग अलग प्रकार से उनको सिखाने की शिक्षण विधियां जो होती है वो अलग अलग अपनाई जाए। तो ये भी आपके सही हो जाएगा। तो आपके तीनों कथन इसमें क्या है? सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के किस भाग के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक एवं मूल आवश्यकताएं आती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके इदम। दोस्तों इदम के अंतर्गत क्या होता है? शारीरिक और मूल आवश्यकताएं आती है। दोस्तों इदम का जो संबंध होता है वो होता है अचेतन मन से। किससे होता है? अचेतन मन से इसका इदम का संबंध होता है, जिसको अपन इड बोलते हैं। और परा अहम जो होता है उसको बोलते हैं अपन सुपर ईगो। कौन सा बोलते हैं? सुपर ईगो। और अहम को बोलते हैं अपन ईगो। दोस्तों इसमें क्या होता है, काम वासना की जो प्रवृत्ति होती है, काम वासना की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है किसमें? इदम में। साथ में इसमें पशु प्रवृत्ति भी पाई जाती है, पशु प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में शारीरिक और मूल की अवधारणा जो होती है, आवश्यकताएं जो होती है, वो किसमें होती है? इदम में होती है। अगला क्वेश्चन है आपके, बुद्धि लब्धि के सूत्र के अनुसार अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु और शैक्षिक आयु दोनों की दोनों क्या है? बराबर हैं, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है आपके, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है MA/CA गुणा में होता है 100। ये होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। ये होती है मानसिक आयु, मेंटल एज, यानी कि इसका मान और CA शैक्षिक आयु का जो मान है वो दोनों के दोनों बराबर है। तो बराबर है तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? 100, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा।
उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 100। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके, मोहन प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहता है परंतु उसे अपनी क्षमता पर शक होता है कि शायद वो सफल नहीं हो पाए। इस अवस्था में मोहन के मन में होने वाले संघर्ष को क्या कहा जाएगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपागम परिहार। देखो उपागम परिहार क्या होता है? देखो जब बालक की जो समझ होती है, बालक की समझ जो होती है एक तो सकारात्मक सकारात्मक हो, वह एक नकारात्मक हो। क्या हो? नकारात्मक स्थिति में हो, और उन दोनों स्थितियों में से सकारात्मक और नकारात्मक स्थितियों में से किसी एक को चुना जाए। यहाँ पर देखो परीक्षा में बैठना तो चाहता है यानी कि सकारात्मक, लेकिन वो सफल होने यानी कि फेल होने का डर है, उसको सफल नहीं होने का डर है, यानी कि यहाँ पर नकारात्मक भावना आती है। नकारात्मक यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वहाँ पर होता है उपागम परिहार संघर्ष। कौन सा संघर्ष होता है वहाँ पर? उपागम परिहार संघर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी, निम्नलिखित विशेषताओं में से सृजनशील बालक की विशेषताओं को प्रकट करने वाला समुच्चय है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? सृजनशील बालक। देखो दोस्तों सृजनशील बालक में दूरदृष्टि एवं जिज्ञासु होता है, बिल्कुल सही बात है। जोखिम उठाने में सक्षम एवं समायोजी होता है। साथ में निर्णय करने में सक्षम तथा मौलिक चिंतन करने वाला होता है। यानी कि जो सृजनशील यानी कि क्रिएटिव जो बालक होते हैं, आप जानते हो क्रिएटिव बालक नई नई सीखने के लिए हर बात में जिज्ञासु होता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस प्रकार की जो भावनाएं रखता है वो होता है सृजनशील बालक। सृजनशील बालक में ये सभी के सभी गुण मौजूद होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के तहत एक प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण घंटे कितने निर्धारित किए गए? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके 45 घंटे। देखो दोस्तों एक प्राथमिक जो स्कूल होता है उसमें शैक्षणिक घंटे जो हैं एक सप्ताह में कितने हैं? 45 घंटे हैं। और एक वर्ष में कितने घंटे होंगे? 800 घंटे होंगे। और कार्य दिवस कितने होंगे? कार्य दिवस अगर पूछा जाए तो आपको होंगे 200 कार्य दिवस। और अगर उच्च प्राथमिक स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पर जो कार्य एक सप्ताह में जो कितने घंटे होंगे? 48 घंटे होंगे। और साथ में ही इसमें एक वर्ष में कितने? 1000 घंटे होंगे। और साथ में जो कार्य दिवस जो होंगे वो कितने होंगे? 220 कार्य दिवस होंगे। ये होता है RT 2009 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण माना जा सकता है? बताइए इसमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने। आंतरिक अभिप्रेरणा की बात की जा रही है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कहानी की एक पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आनंद आता है। अब देखो ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन क्यों होगा? पहले समझिए आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो क्या होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है, कोई भी बालक जो होता है स्वयं की इच्छा से कार्य करता है। दोस्तों इसमें बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। अब देखो यहाँ पर एक पुस्तक पढ़ना, उसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसका मतलब वो बाहरी अभिप्रेरित है, किससे? प्रश्नों से, तभी जाके वो पुस्तक पढ़ रहा है। इधर यहाँ पर पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा, यानी कि ये भी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है। और एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे आपके पिताजी खुश होंगे, तो यह भी बाहरी अभिप्रेरणा है। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? आपके कहानी की एक पुस्तक पढ़ना, वह स्वयं से आनंद की अनुभूति कर रहा है, तो स्वयं की इच्छा से पढ़ रहा है, इसमें कोई बाहरी अभिप्रेरणा नहीं है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपके पहला। अगला क्वेश्चन है आपके, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके स्पिरमैन को द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने बताया बुद्धि के 2 कारक होते हैं, जिसको एक तो S बोलते हैं, एक बोलते हैं G। दोस्तों एक होता है आपके स्पेशल कारक और एक होता है सामान्य कारक, जनरल कारक, सामान्य कारक। ये होता है विशिष्ट कारक, विशेष कारक या विशिष्ट कारक होता है। जो सामान्य कारक होता है जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात
जात होता है, जबकि विशिष्ट जो कारक होता है वो वातावरण से अर्जित किया जाता है। किससे? वातावरण से प्राप्त किया जाता है। जबकि ये कैसा होता है? जन्मजात होता है। जन्मजात ही ये बुद्धि का कारक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके माता पिता के माध्यम से दादा दादी नाना नानी पूर्वजों के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? वंशक्रम कहलाता है। ये परिभाषा किससे संबंधित है, यानी कि किसने दी थी ये परिभाषा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके पीटरसन। पीटरसन ने इस प्रकार की परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन है आपके, राम 6 वर्षीय बालक है जो ये सोचता है कि जब माता पिता बाजार से आएंगे तो उसके लिए खिलौने लाएंगे। राम किस चिंतन को काम में लेता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रत्यक्षात्मक चिंतन। यानी कि बालक क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से चिंतन करता है, प्रत्यक्ष रूप से सोचता है। दोस्तों इस चिंतन को आप मूर्त चिंतन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? मूर्त चिंतन। दोस्तों इसको बोला जाता है, प्रत्यक्ष चिंतन को मूर्त चिंतन बोला जाता है। इसमें क्या आता है कि किसी प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है। तो प्रत्यक्ष वस्तु कौन सी? आपकी खिलौना है, तो वो उसके बारे में सोच रहा है, तो ये होगा आपके मूर्त चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन आपके एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की भाषागत अशुद्धियों को दूर करने का श्रेय किसके द्वारा किया गया, यानी किसको दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके नामवर सिंह। नामवर सिंह को भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का कार्य दिया गया था। दोस्तों एनसीएफ 2005 था, इसका निर्माण जो है 22 भाषाओं में किया गया था। 22 भाषाओं में किया गया था। दोस्तों जो श्वेता उत्पल है ये आपकी 2005 की सचिव थी। क्या थी? एनसीएफ 2005 की सचिव थी श्वेता उत्पल। और साथ में यशपाल शर्मा जो थे आपके अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। किसके? एनसीएफ 2005 के क्या थे? अध्यक्ष थे। और साथ में रोहित धनकर अपने राजस्थान से थे। ये एकमात्र सदस्य थे जो राजस्थान से भाग लेने वाले थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, नवनीत अपनी कक्षा के छात्रों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाता है। वापस आकर वे छात्रों से भ्रमण पर चर्चा करने के लिए कहता है या करता है, यह प्रदर्शित करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके? दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपके सीखने के लिए आकलन। यानी कि वो क्या कर रहा है? भ्रमण पर ले जा रहा है, वो वापस आकर भ्रमण पर चर्चा करता है कि अपने वहाँ पर क्या दिखा, क्या सीखा आपने, किन किन बातों को वहाँ पर सीखा। ये क्या किया जाता है? सीखने के लिए आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। उपयुक्त कथन किनसे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे। अगला क्वेश्चन आपके, सीखने के प्रतिफल की प्रमुख विशेषता को प्रकट करने वाला तत्व कौन सा है? सीखने के प्रतिफल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों पहला ऑप्शन है आपके प्रत्येक विषय के अंतर्गत पाठ्यचर्या अपेक्षाएं दी गई हैं जो दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक विषय के अंतर्गत पाठ्यचर्या अपेक्षाएं दी जाती है जो दीर्घकालिक लक्ष्य की होती है। कक्षावार परिभाषित सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। ये भी सही है। सीखने का प्रतिफल एक जांच बिंदु है। बिल्कुल करेक्ट है। जो कि गुणात्मक व मात्रात्मक रूप से मापे जा सकते हैं सीखने के जो प्रतिफल होते हैं। यानी कि ये भी ऑप्शन आपके सही है। तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे तो आपके आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके, जब सीखने की पुरानी एवं नई परिस्थितियों के बीच विषयों, विधियों एवं मानसिक प्रक्रियाओं आदि में समानता होती है तो इसमें या इससे धनात्मक अंतरण होता है, इस तथ्य की व्याख्या होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इसका? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके समरूप तत्वों के सिद्धांत द्वारा। दोस्तों इसका प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। किन्होंने किया था? थॉर्नडाइक ने। दोस्तों थॉर्नडाइक के अनुसार क्या कहा गया कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान जो होता है, पूर्व का जो ज्ञान होता है आगे सीखने वाले ज्ञान में सहायक होता है। मतलब कि जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो आप साइकिल से गाड़ी जो है टू व्हीलर जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल या फिर बाइक वगैरह जो है, स्कूटर,
उसको आप आसानी से चला सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके, एक बालक फेल हो जाने पर अपनी असफलता फेल होने का कारण जो है शिक्षक पर डाल देता है। शिक्षक ने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया है। उक्त कथनानुसार बालक कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? देखो दोस्तों, इसने क्या किया, अपनी असफलता का श्रेय किसको दे दिया, किसके ऊपर थोप दिया, शिक्षक के ऊपर डाल दिया। अब बताइए इसमें कौन सा प्रयोग हो रहा है, कौन सी युक्ति का प्रयोग हो रहा है? दोस्तों ये युक्ति कहलाती है आपके प्रक्षेपण। दोस्तों इसमें क्या होता है, अपनी असफलता का दोष जो है, दोष किसको देना, दूसरों को देना, इसको बोलते हैं अपन प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं मानी जा सकती। देखो, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, ये भी आपके डिसलेक्सिया की विशेषता है। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निर्णय लेना, ये सीधे उल्टे हाथ से कोई मतलब नहीं है इसमें डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया में लिखने की धीमी गति, ये भी डिसलेक्सिया से संबंधित है। छपे हुए प्रश्नों से को सीखने और करने में कठिनाई होना, ये भी डिसलेक्सिया से संबंधित है। दोस्तों डिसलेक्सिया का संबंध लेखन कौशल से होता है। किससे होता है? लेखन कौशल से। तो लेखन कौशल में ये सभी आ गए आपके। तो कौन सी नहीं मानी जा सकती? तो आंसर आ जाएगा आपके ये दूसरा ऑप्शन। तो आंसर है आपके दूसरा, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निर्णय करना। दोस्तों एक और शब्द होता है अल्फेजा। अल्फेजा विकार किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है आपके, किसी शिक्षक को माह के अंत में मिलने वाला पुनर्बलन का स्वरूप कौन सा है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक में श्रेष्ठ शिक्षण कार्य करने की प्रेरणा विकसित होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके निश्चित अंतराल पुनर्बलन। दोस्तों क्या होता है कि शिक्षक को मध्य में पुनर्बलन न देकर कब दिया जाए? निश्चित अंतराल के बाद पुनर्बलन